वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है तारीख 12 जनवरी और 12 जनवरी को 11 जनवरी और 12 जनवरी दोनों दिनों के करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 तारीख के जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े थे उसका हम लोग आज यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत की पहली पेपरलेस जिला अदालत कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलपेट्टा वायनाड केरल में। ठीक है, और थंथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, UIDAI ने आधार सेवाओं को अधिक जनहितकारी बनाने के लिए क्या लॉन्च किया है? तो आधार शुभंकर उदय। ठीक है, और ट्रंप के आदेश के तहत अमेरिका कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटा? तो इसका आंसर हो जाएगा 66। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनेगा? तो इसका आंसर है केई पान्योर। ठीक है, किसको 2026 में AERB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो AK बालासुब्रमण्यम को। और एनवीडिया के CEO जेंसन हुआंग को 2026 का कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा IEEE मेडल ऑफ ऑनर। हाल ही में फेडरल बैंक ने किसका अनावरण किया है? तो द फॉर्च्यूना वेब का अनावरण किया है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को। प्रसार भारती ने देश के डिजिटल रचनाकारों को सशक्त बनाने के लिए DD न्यूज़ पर क्या लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिएटिव कॉर्नर्स। ठीक है, और मुरी गंगा नदी किस राज्य में स्थित है जिस पर गंगा सागर सेतु का अवशेष रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत ने किस शहर में रायसीना साइंस डिप्लोमा इनिशिएटिव 2026 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा और शानदार योगदान के लिए 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? तो ये है 100 लोगों को। ठीक है, 82 साल की उम्र में किसका निधन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरणविद माधव गाडगिल को। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कतर को। सोनम रूमेन उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। और अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस अभ्यारण्य में शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा थानताई पेरियार। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। और संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा की भाषाई विविधता को मान्यता देती है और संथाली उन भाषाओं में से एक है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देती है और ताड़ के पत्तों पर लिखी पांडुलिपि प्राचीन भारतीय ज्ञान को संरक्षित रखती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और डिजिटल उपकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता भाषाओं की रक्षा और प्रचार में मदद करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। PIB पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने अरुणाचल प्रदेश के किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कमला जल विद्युत परियोजना। ठीक है, सार्वजनिक निवेश बोर्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने अरुणाचल प्रदेश में स्थित 1720 मेगावाट क्षमता वाली कमला जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। ठीक है, और कमला जल विद्युत परियोजना जिसे पहले सुबर्णसिरी मध्य जल विद्युत परियोजना कहा जाता था, अरुणाचल प्रदेश के कामलेक्रा, दाड़ी और कुरुंगु उमे जिलों में कमला नदी पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला NDWBF न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 का 53वां संस्करण 10 से 18 जनवरी तक नई दिल्ली में कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत मंडपम में। ठीक है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का 53वां संस्करण 10 से 18 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। ठीक है, इस मेले का मुख्य विषय क्या है? भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और बुद्धिमत्ता @75 है, जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने और भारतीय सशस्त्र बलों के योगदान को सम्मानित करता है। ठीक है, और 1000 वर्ग मीटर में फैले थीम पवेलियन में
500 से अधिक पुस्तकें, प्रदर्शनियां, पोस्टर, वृत्त चित्र और कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। ठीक है, और ये जो मेला है आपकी बात ट्रिब्यूट किसे कर रहा है? आपकी बात ट्रिब्यूट कर रहा है हमारे जो है सैनिकों को। ठीक है, जो हमारे सैनिक जो है युद्धों में अपना बलिदान दिए हैं, भारत के लिए योगदान दिए हैं, उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं और बच्चों के लिए सेवाओं और सहायता में सुधार लाने हेतु किस पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंखुड़ी पोर्टल। ठीक है, पंखुड़ी एक एकल खिड़की डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे व्यक्तियों, अनिवासी भारतीयों जैसे NRI कहा जाता है, गैर सरकारी संगठनों, नियमों और सरकारी एजेंसियों को एक साथ लाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, इस पोर्टल का कुछ मुख्य उद्देश्य है उसे हम देख लेते हैं। सभी हितधारकों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, पोषण, स्वास्थ्य, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल कल्याण, संरक्षण और महिला सशक्तिकरण से संबंधित पहलों का समर्थन करेगा। ठीक है, और योगदानों और परियोजनाओं की निगरानी और ट्रैकिंग को सक्षम करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोर दिए गए अनुसार प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता और विश्वास को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? ठीक है, कहाँ के? उत्तराखंड उच्च न्यायालय के। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता जी। तो यहाँ पे ये फैक्ट ध्यान देने योग्य है। संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिश करने में सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? कॉलेजियम की। ठीक है, और उच्च न्यायालयों के बीच मुख्य न्यायाधीशों का तबादला एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। क्या है? सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। कौन है? न्यायमूर्ति मोहिते डेरे जी को मेघालय की पहली मुख्य न्यायाधीश जो है महिला के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, और ये जो मेघालय हाई कोर्ट है ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय से अलग होकर मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली ने किसको प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है श्रीनिवास डेम्पो जी को। ठीक है, इटली ने भारत में इटालवी नागरिकों और द्विपक्षीय हितों के प्रति उनकी सेवाओं को मान्यता देते हुए गोवा स्थित उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से एक कैवेलियरे डेल आर्डिन डेला स्टेला डी इटालिया से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार कौन सा है? कैवेलियरे डेल आर्डिन डेला स्टेला डी इटालिया। ठीक है, ये क्या है? जो है इटली का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, यह पुरस्कार श्रीनिवास डेम्पो को गोवा में आयोजित एक समारोह में औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। ठीक है, ये कहाँ पे प्रदान किया गया? तो ये गोवा में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक है, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस को पहली बार आधिकारिक तौर पर 10 जनवरी 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान मनाया गया था। यह तिथि 10 जनवरी 1949 की ऐतिहासिक घटना से जुड़ी है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने पहली बार हिंदी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो हिंदी के कुछ प्रमुख कथन हैं, उन्हें हम देख लेते हैं और उनके जो है कथनकारों को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, यह एक भावना है। इसे किसने कहा है? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। ठीक है, किसी राष्ट्र की संस्कृति उसके लोगों के दिलों में बसती है। इसको किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, हिंदी भाषा की परंपराओं को उनके भविष्य से जोड़ती है, तो इसको कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और भाषा किसी समाज की आत्मा का प्रतिबिंब होती है, इसे कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको न्यू साउथ वेल्स की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नलिनी जोशी जी को। नलिनी जोशी जी को न्यू साउथ वेल्स की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक नामित घोषित किया गया है। न्यू साउथ वेल्स का साइंस ऑफ द ईयर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान है
और नलिनी जोशी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली गणितज्ञ हैं। ठीक है। समाकलनीय प्रणालियां भौतिकी और इंजीनियरिंग में उपयोग किए जाने वाले आरैखिक समीकरणों से संबंधित होती है। ठीक है। और फाइबर ऑप्टिक संचार काफ़ी हद तक उन्नत गणितीय मॉडलिंग पर निर्भर करता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। वीमर ट्रायंगल किन 3 देशों का राजनीतिक समूह है। ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर हमसे कुछ कमियां हो रही हैं तो उसे आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, हम उस पर सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि हमने कल का प्रश्न देखा था, भारत के किस शहर को अंगूरों का शहर कहा जाता है। ग्रेप्स सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नासिक। ठीक है। नासिक को भारत की अंगूर राजधानी कहा जाता है, कैपिटल ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है। ठीक है। यह देश की वाइन राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर भारत के सबसे अधिक अंगूर की बाग और वाइनरी हैं। ठीक है। नासिक हर साल लगभग 10,000 टन अंगूर का उत्पादन करता है। यहाँ का सबसे बड़ा अंगूर का बाग सुला वाइन यार्ड्स है। ठीक है। क्या है? सुला वाइन यार्ड्स यहाँ का सबसे बड़ा अंगूर का बाग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।